हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविक इजी। हमारी इरिगेशन की जो सीरीज चल रही थी, क्रैश कोर्स चल रहा था हमारा इरिगेशन का, उसमें हमने लास्ट लेक्चर पे डैम को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सीपेज एनालिसिस एंड थ्योरीज। बेसिकली जो हमारा टॉपिक का नाम है वो है सीपेज थ्योरीज के बारे में हमको पढ़ना होता है, लेकिन यदि हमको इन थ्योरीज को पढ़ना तो हमको बेसिकली थोड़ी सा सीपेज का एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे सीपेज एनालिसिस वाला जो पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स में भी आता है हमारा, और थोड़ी सा उसका कुछ पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का भी होता है ना। तो पहले हम सीपेज एनालिसिस को देख लेते हैं, जिससे कि हमको सीपेज थ्योरी जो है आसानी से समझ में आए, है ना। बेसिक देखेंगे इसका। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सीपेज होता क्या है, सीपेज होता क्या है। तो सीपेज क्या होता है आपका, ये आपको पता है। सपोज दैट ये आप मान के चलो, ये आपका एक सॉइल मास है ना, ये आपका क्या है, सॉइल मास है। इसका यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पॉइंट ए है और इसका यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है। ये कोई सॉइल मास है और यहाँ पर आपका क्या है, वाटर है। तो आपका ये जो वाटर है, जब इस पॉइंट ए से होता हुआ पॉइंट बी पर पहुंच जाता है ना। अब वो जाएगा किसमें, क्योंकि सॉइल मास में, हमारे सॉइल मास पे होगा क्या, सॉलिड्स होंगे प्लस वाटर होगा, या आप मैं बोल सकता हूँ सॉलिड्स होंगे, या इस पे क्या होंगे, वॉइड्स होंगे। अब वॉइड्स में क्या हो सकता है, या तो फिर वो वाटर हो सकता है वॉइड्स में, या तो फिर वो क्या हो सकता है, एयर हो सकता है ना। तो इन जो ये जो वॉइड्स है, इस वॉइड्स में से होता हुआ हमारा जो वाटर है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गया, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो इस सॉइल मास में क्या हो रहा है, सीपेज हो रहा है। तो वही चीज है, हमारा सीपेज की डेफिनेशन लिखी हुई है। सीपेज क्या है, व्हेन लिक्विड और गैस, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, स्लोली लीक्स थ्रू होल्स इन अ बैरियर। ये कोई बैरियर है, इस बैरियर में जो होल्स मौजूद हैं, इन होल्स में से यदि हमारा वाटर इसमें से होकर जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, सीपेज बोलेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारा वाटर पहुंच रहा है ना। हमारा वाटर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच रहा है, तो अपने आप तो पहुंचेगा नहीं, उस पर कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप तो जाएगी नहीं, अगर उस पर एनर्जी होगी तो ही वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा सकता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इस ये जो वाटर होगा यहाँ पर, इस वाटर में क्योंकि जब ये फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करने में ये मान के चलो कि पॉइंट ए पर जो वाटर है उस पर एनर्जी होगी, तभी वो पॉइंट बी तक पहुंच पा रहा है। तो वही चीज है आपकी कि जब हमारा वाटर सीप करता है, तो सीपिंग थ्रू अ सॉइल हैज सम एनर्जी। जब हमारा वाटर किसी सॉइल मास पे से या कहीं से भी होकर जा रहा होता है, तो उस वाटर में कुछ एनर्जी होती है ना, कुछ एनर्जी होती है। अब इस एनर्जी को यदि हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट वेट के हिसाब से, है ना, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा वाटर ए है, इस वाटर के पास क्या होगी, इस वाटर ए पे एनर्जी होगी, है ना। अब कौन कौन सी इस वाटर पे एनर्जी मौजूद होती है, जिसके कारण ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो इस पॉइंट ए पे जो वाटर है उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है, एक तो उसके पास प्रेशर एनर्जी होती है, वेलोसिटी एनर्जी होती है, या उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसी को हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। या नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब ये तीनों एनर्जी जब इसके पास मौजूद है, इसी के कारण ये क्या हो गया, पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब सॉइल मास का सॉलिड्स भी होंगे, इस सॉइल मास में हमारे क्या होंगे, सॉलिड्स भी होंगे, जिसके कारण क्या होता है, जब ये पॉइंट ए से हमारा वाटर यहाँ पॉइंट बी की तरफ जा रहा होता है, तो इस सॉलिड्स और वाटर के बीच में क्या लगता है, आपका फ्रिक्शन लगता है ना। फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके कारण उसकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो वाटर की एनर्जी जब पॉइंट ए पे थी, तो उसकी एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, जबकि पॉइंट बी पे जब पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब एनर्जी का लॉस होता जाएगा, और पॉइंट बी पे पहुंचने पर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, वाटर सीपिंग थ्रू अ सॉइल हैज सम एनर्जी, कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी कौन कौन सी है, एक प्रेशर एनर्जी होती है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब वेलोसिटी हेड यदि हम बात कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी हेड आएगा क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, 1/2 mg² होता है ना। तो हमारे वाटर के पास एक तो क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते हुए वो आगे जा रहा होगा, प्रेशर एनर्जी इसके पास होती है पॉइंट ए पे जो वाटर है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है, और इस वाटर के पास आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद है। अब यहाँ पर देखो एक टर्म है ना, हम एनर्जी के टर्म में कैलकुलेट नहीं करते हैं चीजों को, हम हेड के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये हेड में कन्वर्ट कैसे हो गया,
अब आपको पता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी को यदि हम पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड यदि कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं। और जब हम प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन तीनों को सम करते हैं तो हमको टोटल एनर्जी मिलती है। ऐसे में यदि हम बात करते हैं टोटल हेड क्या होगा, तो टोटल हेड क्या हो जाएगा कि जो प्रेशर एनर्जी को यदि हम पर यूनिट वेट ले लेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी प्रेशर हेड बन जाएगा। ऐसे यदि हम काइनेटिक एनर्जी को पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, काइनेटिक हेड बन जाएगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, डेटम हेड, है ना। तो ये टोटल हेड इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। तो इस वाटर के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, हेड मौजूद होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी मौजूद होगी। वो एनर्जी क्या होगी, वो इन तीनों एनर्जी से मिलकर के हमारा क्या बना है, टोटल हेड बना है। इन तीनों हेड से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, टोटल हेड बना हुआ है। तो टोटल हेड का फार्मूला क्या जाएगा, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। अब प्रेशर हेड क्या होता है, P अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेलोसिटी हेड क्या होता है v स्क्वायर अपॉन 2g एंड डेटम हेड क्या कहलाता है हमारा z, है ना। ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा हुआ है फार्मूला। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं एक छोटा सा टर्म आता है हमारे पास, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, यदि जो हमने टोटल हेड लिया है यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट लेंथ में, है ना, कि 1 मीटर लेंथ में हमारा कितना हेड मौजूद है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है आपका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर की लेंथ में कितने हेड का लॉस हो गया। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझो, ये हमारा सॉइल मास था, ये हमारा सॉइल मास है, ये पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। अब हमारा वाटर यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रहा है ना, सी पेज के थ्रू हमारा वाटर यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इस कंडीशन पे यदि हम बात करते हैं तो इसके पास ये हेड मौजूद है ना। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होते जा रहा है, लॉस होते जा रहा है। तो जितनी एनर्जी का लॉस होगा इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेड लॉस बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हेड लॉस, क्योंकि हमारी एनर्जी का लॉस तो तभी तक पॉइंट बी तक धीरे धीरे करके हमारा वाटर पॉइंट बी तक पहुंचा। और हमने यहाँ पर देखा था पॉइंट ए पे एनर्जी ज्यादा थी और पॉइंट बी पे एनर्जी कम हो गई। तो जब पॉइंट बी पे एनर्जी कम हो गई मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। और यदि जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसको पर यूनिट वेट ले लेते हैं हम, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेड लॉस बोल देंगे, है ना। क्या बोल देंगे, हेड लॉस बोल देंगे। तो यदि हम हेड लॉस को भी यदि 1 मीटर में कितना हेड लॉस होता है यदि हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोल देते हैं। या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड इन पर यूनिट लेंथ इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद सीपेज थ्योरी को समझने के लिए हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा फ्लो नेट का, है ना। तो इसको डिटेल से पढ़ा जाता है फ्लो नेट को जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में या तो फिर फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसका कुछ पार्ट होता है फ्लो नेट के बारे में, है ना। हमको सिर्फ यहाँ पे इतना समझना है कि फ्लो नेट होता क्या है। फ्लो नेट बेसिकली जो आता है लाप्लास इक्वेशन के थ्रू आता है ना। तो इक्वेशन वगैरह हमको यहाँ पर नहीं देखनी, हमको सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्सेप्ट है क्या, तो फ्लो नेट के बारे में यदि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक प्रकार का नेट है ना, जाल टाइप का है। तो बेसिकली ये बनेगा कैसे, तो किसी न किसी चीज से मिलकर बनेगा। तो ये किससे मिलकर बनता है हमारा फ्लो नेट, तो ये बनता है आपका फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस का। इक्विपोटेंशियल लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन का जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन इज नोन एज फ्लो नेट। अब दिमाग में आएगा हमारे कि फ्लो लाइंस क्या होती हैं और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है ना। तो इसको समझने के लिए ये सोचो कि अभी इस डायग्राम पे हम बात करते हैं कि हमारा वाटर पूरे कुछ इस तरीके से पूरे में फिल है, इस तरीके से पूरे में हमारा वाटर भरा हुआ है ना। इस पे पूरे में हमारा वाटर स्टोर है। अब यदि हम बात करते हैं कि हमको इस साइड कोई सा कंस्ट्रक्शन का काम करना है ना, हमको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वाटर को यहाँ से रोक के रखना पड़ेगा कि हमारा ये वाटर यहाँ तक ना पहुंचे। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर लगा दिया एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो भी हमने बनाया वो हमारा कैसा है, इम्परवियस है, मतलब उस पर से पानी होकर दूसरे साइड नहीं जाएगा, उस पर से सीपेज नहीं होगा, है ना। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इसमें से वाटर सीप होके इस साइड नहीं पहुंचेगा, ये कैसा है, इम्परवियस है। अब यदि हम बात करते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की, तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे हमने लास्ट क्लास में डैम पढ़ा,
डैम हो गया, वियर हो गया, बैराज हो गया, है ना। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, डैम के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं हेड रेगुलेटर्स भी यहाँ पर यूज हो सकते हैं, क्रॉस रेगुलेटर्स वगैरह भी यहाँ पर यदि अपन ने वाटर को स्टोर करने के लिए लगाए हुए हैं, तो ये सारे क्या है हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये सपोज दैट जैसे हमने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में हमने डैम के बारे में डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आपने एक डैम बना दिया जिससे कि वाटर यहाँ से यहाँ ना जाए, या दूसरे शब्दों में हम इसको और इजी कर देते हैं, यहाँ पर हमने सीड पाइल लगा के रखी, ये हमारी क्या है सीड पाइल है। अभी सिंपल समझ लेते हैं, ये हमारी क्या है सीड पाइल है, ठीक है। इसकी जगह हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में कुछ भी ले सकते हैं, वियर हो गया, बैराज हो गया, है ना, डैम हो गया, आपका रेगुलेटर्स हो गए, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर्स, इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि वाटर यहाँ से यहाँ ना जाए। लेकिन अब ये सोचो कि जब हमने इस वाटर के ये वाटर जो है हमारा यहाँ से यहाँ ना जाए, तो इसके लिए हमने जब यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना दिया, तो क्या हमारा वाटर फिर भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचेगा। हमारा वाटर जो है, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इम्परवियस है, लेकिन उसके जो नीचे मतलब ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर हमारा वाटर फिल है, तो ये वाटर हमारा इसमें से होकर इस साइड जा सकता है, मतलब वाटर हमारा सीप होके दूसरे साइड पे जाएगा, लेकिन पहले की तुलना में पहले जो पानी जाता था उससे कम पानी जाएगा, है ना। तो सीप होके सपोज दैट हमारा वाटर सिर्फ यहाँ पर कितना आया है, h है, यहाँ पर जो हमारा वाटर आया है वो कितना है, स्मॉल h। ये जो टोटल हेड है इसको हमने लिख दिया यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका टोटल h, ये टोटल h, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं हमारा वाटर जो है, जो यहाँ पर वाटर मौजूद है वो इसके नीचे से जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है इस पे से होकर नीचे से यहाँ तक पहुंच जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि हमारा वाटर कुछ इस तरीके से जा रहा है, सीपेस हो गया, हमारा वाटर कुछ इस तरीके से जा रहा है ना। तो ये जो हमारी लाइन बन रही है इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइन बोलते हैं। यदि इस पे से हम किसी भी पॉइंट पे, इस फ्लो लाइन के किसी भी पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट खींचते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, फ्लो की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या बनी हुई है, ये हमारी बनी हुई है फ्लो लाइंस, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो की डायरेक्शन को, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लो की डायरेक्शन को, ठीक है। अच्छा, इसी को हम जब फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लो लाइंस हमारे क्या है, ये हमारा बन जाता है, यहाँ से एक फंक्शन निकल कर आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फंक्शन, है ना। और ये जो हमारी लाइन है जिसको हमने ग्रीन कलर से बना के रखा है, ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन क्या है, ये हमारी है इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। मैं इनको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारी क्या है, ये है हमारी फ्लो लाइंस, देन ये है हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन, ये क्या हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन। अब दिमाग में आएगा इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, तो इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी होती है जहां पर प्रेशर हेड की वैल्यू सेम होती है, यदि हम उन लाइन को आपस में जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलती है, इक्विपोटेंशियल लाइन मिलती है। अब इनको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये सोचो कि पीजोमेट्रिक हेड कैलकुलेट करना है आपको, यदि तो आपने क्या किया, एक गिलास की ट्यूब ली और आपने उस गिलास की ट्यूब को यहाँ पर लगा दिया, आपने एक गिलास की ट्यूब ली और इस गिलास की ट्यूब को आपने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर आपने लगाया, तो आप देखोगे कि आपका जो वाटर है इस गिलास में से यहाँ तक आपका चढ़ जाएगा, इसके कारण पीजोमेट्रिक हेड के कारण कितना चढ़ गया, वो h चढ़ गया सपोज दैट। फिर आप यदि इस पॉइंट पे लगाते हो तो भी वो h चढ़ जाएगा, यहाँ पर लगाते हो यदि आप तो भी वो h हाइट तक चढ़ जाएगा, यहाँ पर लगाते हो तो भी वो h हाइट तक चढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हेड सेम है हमारा, तो हमने इस लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्विपोटेंशियल लाइन बन गई। जैसे यदि हम दूसरी लाइन की यदि हम बात करते हैं तो सपोज दैट जैसे ये यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो पीजोमेट्रिक ट्यूब है हमारा, है ना, जो हमारी गिलास की ट्यूब है, हमने उसको यहाँ पर लगाया, इस जगह पर लगाया, तो इस कंडीशन पे सपोज दैट इसको वाटर जो है हमारा ये यहाँ तक चढ़ा, ठीक है। उसके बाद यदि हमने इसके इस वाले पॉइंट पे लगाया, यदि हमने इस वाले पॉइंट पे लगाया, इस वाले पॉइंट पे, तो भी हमारा वाटर देख रहे हैं हमारा यहाँ तक चढ़ा, मतलब यदि हम इस वाले पॉइंट पे लगाएं, इस वाले पॉइंट पे लगाएं, इस वाले पॉइंट पे लगाएं, तो हमको जो हेड की वैल्यू है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो ऐसी लाइनों को हम जब जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, इक्विपोटेंशियल लाइन मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी, ठीक। अभी मैंने बोला तो ऐसे हमारे कुछ इक्विपोटेंशियल लाइन बनी हुई है, कितनी इक्विपोटेंशियल लाइन है इसको काउंट करना भी आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आ जाता है, डायग्राम बना रहेगा, पूछ लेगा फ्लो लाइंस कितनी है और इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है। तो देखो ये यहाँ पर हेड सेम है, तो एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये हो गई ग्रीन कलर की,
दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठवीं ये हो गई, है ना। ये मन से बनाई है, आपको डायग्राम देख के पता चलेगा ये ज्यादा कम भी हो सकती है, ये फिक्स नहीं है कि 6 ही बनानी है, ये ज्यादा कम हो सकती है इक्विपोटेंशियल लाइन, है ना। तो अभी जो हमारा डायग्राम बना है इसमें कितनी इक्विपोटेंशियल लाइन है, 1 2 3 4 5 और 1 6। ऐसे यदि हम बात करते हैं हमारी फ्लो लाइंस कितनी है, फ्लो लाइंस का मतलब क्या है, जो फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब हमारा वाटर जो है कुछ इस तरीके से फ्लो के, ये जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बना हुआ, सपोज दैट हमारा सीट पाइप लगी हुई है, इस सीट पाइप से होता हुआ वाटर इससे सट के होकर जो चल रहा है, ये हमारा क्या है, फ्लो की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो एक तो ये हो गई, दूसरी हमारी फ्लो लाइन ये हो गई, तीसरी फ्लो लाइन हमारी ये हो गई, और चौथी ये हो गई, और फिर पांचवी हमारी ये, क्योंकि ये हमारा क्या है, इम्परवियस स्ट्रेटा है, इम्परवियस स्ट्रेटा। तो इस इम्परवियस स्ट्रेटा से भी हमारी जो वाटर है कुछ इस तरीके से सटकर यहाँ से इस डायरेक्शन पे जाता है, मतलब सीट पाइप के अपोजिट डायरेक्शन पर हमारा वाटर इस इम्परवियस लेयर से भी होकर जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, एक फ्लो की डायरेक्शन ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। फ्लो लाइंस कितनी हो गई हमारे, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5, है ना। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है, ये समझ में आ गया। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, जिनका हेड सेम होता है, उन लाइन को जब आपस में जोड़ते हैं तो हमको इक्विपोटेंशियल लाइन मिलती है। फ्लो लाइंस क्या होती हैं, तो फ्लो लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि फ्लो की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सपोज दैट जो हमारा वाटर जब यहाँ पर है तो उसका हेड की वैल्यू क्या है, h है। अब जब हमारा पानी इस सॉइल मास में से, ये पूरा सॉइल है ना, पूरा सॉइल मास है हमारा, ग्राउंड सरफेस के नीचे का पार्ट है ना। तो इस जगह पर यदि हम बात करेंगे तो जब हमारा वाटर यहाँ से होकर ऐसे आएगा तो उसकी एनर्जी, क्योंकि मैंने बोला था कि जब हमारा वाटर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो जब हमारा वाटर यहाँ से इस तरीके से होकर इसके अपोजिट साइड है, मतलब हमारा ये इस वाले पॉइंट में पहुंच रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा। ऐसे यहाँ पर भी यदि हम बात करेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, है ना। तो सीपेज एनालिसिस में बेसिकली हमको ये निकालना होता है कि हमारा सीपेज डिस्चार्ज कितना है, और नेक्स्ट निकालना जो होता है वो हमको निकालना होता है कि अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हमको ये समझ में आ गया क्या होता है हमारा फ्लो नेट, फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। फ्लो लाइंस क्या होती है, तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करती है। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, एवरी पॉइंट हैज सेम हेड, मतलब इक्विपोटेंशियल लाइन जो कि सेम हेड वाले पॉइंट हैं उनको हमने जोड़ दिया तो हमको क्या मिल गई, इक्विपोटेंशियल लाइन मिल गई। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फ्लो फील्ड की, तो फ्लो फील्ड क्या है, आपको फ्लो फील्ड दिख रही होगी इस पे, देखो फ्लो फील्ड की यदि हम बात करते हैं तो एक तो ये हो गई फ्लो फील्ड, दूसरा ये हो गई फ्लो फील्ड, तीसरा ये हो गई फ्लो फील्ड, और चौथी फ्लो फील्ड ये हो गई। ये कुछ इस तरीके से हमको ये पूरी एक फ्लो फील्ड हो गई, ये दूसरी फ्लो फील्ड हो गई, ये तीसरी फ्लो फील्ड हो गई, और ये हमारी क्या है, चौथे नंबर की फ्लो फील्ड हो गई। तो हमने जब देखा था कि फ्लो फील्ड यदि कैलकुलेट करना है आपको फ्लो लाइंस की सहायता से, है ना, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर फ्लो लाइंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, और हमारी जो फ्लो फील्ड है वो कितनी है, 1 2 3 4। तो जितनी फ्लो लाइंस होंगी उसमें से एक कम हमारी क्या होती है, फ्लो फील्ड होती है। और एक चीज याद रखना, इस फ्लो फील्ड में से जो हमारा डिस्चार्ज होकर जाता है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम। जैसे यहाँ पर डिस्चार्ज Q1 है तो जो यहाँ से जो डिस्चार्ज निकलेगा वो क्या निकलेगा, Q1 ही निकलेगा। जैसे यदि हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्चार्ज Q2 है तो यहाँ पर जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, Q2, है ना, सेम डिस्चार्ज होगा। इस पूरी फ्लो फील्ड में हमारा डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर यदि डिस्चार्ज Q3 है तो यहाँ पर हमारा डिस्चार्ज क्या होगा, Q3 होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो भी इन दो फ्लो लाइंस के बीच में, हमारा जो डिस्चार्ज ट्रैप्ड है वो क्या रहेगा, थ्रू द सेम होगा। ठीक है, तो यदि हमको निकालना है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं, तो फ्लो चैनल हमको पता चल गया, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस -1। ऐसे यदि हमको नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि हमको पता है कुछ ना कुछ एनर्जी का या कुछ ना कुछ हेड का तो क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। तो यदि हमको ड्रॉप निकालना है तो एक ड्रॉप हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, दूसरा ड्रॉप हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तीसरा ड्रॉप हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, फोर्थ ड्रॉप हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, और फिफ्थ ड्रॉप हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया। तो कितने ड्रॉप हो गए हमारे, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो गए हमारे, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो जाएंगे हमारे, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5,
है ना। 5 हमारे क्या हो जाएंगे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। और यदि हम इक्विपोटेंशियल लाइन को काउंट करते हैं तो एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये थी हमारी, दूसरी इक्विपोटेंशियल लाइन ये थी हमारी, तीसरी इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, फोर्थ इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, फिफ्थ इक्विपोटेंशियल लाइन ये है और सिक्स्थ इक्विपोटेंशियल लाइन ये है ना। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हमको कितने मिले हैं 1, इसको मैं H1 H2 H3 लिख देता हूं, H1 H2 H3 H4 एंड H5। तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितने हो गए हमारे 5। तो हम इसको भी इसका फार्मूला बना सकते हैं कि यदि आपको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो कैसे निकालोगे, इक्विपोटेंशियल लाइन -1 कर दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली हमको जो कैलकुलेट करना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमारा क्या है फ्लो नेट की सहायता से, एक तो हमारा क्या है हेड लॉस इन ईच ड्रॉप। आपको हर एक ड्रॉप में कितना हेड का लॉस हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टोटल हेड था वो H था, कैपिटल H है ना। और यहाँ से जब हमारा वाटर यहाँ से इस साइड आया तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, और जो इसके पास इस वाटर के पास जो हेड बचा वो क्या है स्मॉल h है। यदि इन दोनों को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा हेड लॉस मिल जाएगा। अब हमको ये कैलकुलेट करना है कि इसके हर एक ड्रॉप में, मतलब इस वाले ड्रॉप में कितना हेड का लॉस हुआ, यहाँ पर कितना हेड का लॉस हुआ, यहाँ पर कितना हेड का लॉस हुआ। तो जो हमारा टोटल हेड है, टोटल हेड को हम यदि डिवाइड कर दें किससे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप से, तो हमको मिल जाएगा कि हर एक ड्रॉप में कितना लॉस हुआ है ना। तो हेड लॉस इन ईच ड्रॉप कितना हो जाएगा H डिवाइड बाय ND। तो आपको फार्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल हेड है ना। टोटल हेड में से यदि आपको ये काउंट करना है कि हर एक ड्रॉप में, जैसे एक ड्रॉप ये हो गई, दूसरी ड्रॉप ये हो गई, तो हर एक ड्रॉप में कितना आपका हेड का लॉस हुआ है, तो आप उसके लिए क्या करोगे टोटल H में से आप क्या डिवाइड कर दो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप को, है ना। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो आपके हैं उनसे आप इसको डिवाइड कर दो तो आपको हेड लॉस मिल जाएगा एक ड्रॉप में। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिस्चार्ज इन वन चैनल, ये हमारा एक चैनल है, ये हमारा दूसरा चैनल है, ये हमारा तीसरा चैनल है ना। तो आपको यदि हम बात करते हैं कि हमको कैलकुलेट करना है कि डिस्चार्ज एक चैनल में कितना आएगा, तो टोटल डिस्चार्ज था वो कितना था हमारा Q था। यदि इन सबको सम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो एक में निकालना, तो एक के लिए आप क्या कर दो एब्सेंट क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, जो फ्लो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं उससे आप कैपिटल Q को डिवाइड कर दोगे तो आपको एक फ्लो फील्ड में कितना डिस्चार्ज है वो मिल जाएगा ना। तो डायरेक्ट या तो आप फार्मूला, आपको यदि कांसेप्ट समझ में आ गया तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इसी पे एप्लीकेशन ऑफ फ्लो चैनल। एप्लीकेशन क्या है फ्लो चैनल का, है ना, क्यों पढ़ना है हमको। तो इसका एप्लीकेशन ये है फ्लो नेट को पढ़ने का, यहाँ पर फ्लो नेट आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट। क्या है एप्लीकेशन फ्लो नेट का, है ना। तो सबसे पहली चीज फ्लो नेट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका जो डेरिवेशन है बकायदा जो है हमारा वो हम सॉइल मैकेनिक्स में ज्यादा डिटेल में देखेंगे, हमको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि इसका सीपेज डिस्चार्ज का फार्मूला क्या आएगा K * S NF डिवाइड बाय ND। NF अपॉन ND को हम क्या बोलते हैं सेव फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सेव फैक्टर, क्या बोलते हैं सेव फैक्टर। और नेक्स्ट जो चीज हमको कैलकुलेट करनी होती है वो कैलकुलेट करना होता है अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर। जैसे यदि हम बात करते हैं इसी डायग्राम में देख लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपको पॉइंट A पे, ये आपका पॉइंट A है, इस पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है, और ये आपका पॉइंट B है, इस पॉइंट पे आपको अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर देखो A का हेड कितना है H है, तो पॉइंट A पे जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा, पॉइंट A पर अपलिफ्ट प्रेशर कितना आएगा, जितना आपका ऊपर जाएगा, है ना। तो यदि पॉइंट A पे हम बात करेंगे तो अपलिफ्ट प्रेशर कितना हो जाएगा H हो जाएगा। ये नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ये जो हमारा पॉइंट B है, पॉइंट B पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना आएगा, पॉइंट B पे इन पॉइंट B अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा। तो ये तो H, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो क्या थी, यहाँ पर जो हेड मौजूद था वो कितना था H था। अब कितने ड्रॉप आपके हो गए, एक ड्रॉप ये हो गया, एक ड्रॉप ये हो गया, और ये हमारा पॉइंट B है ना। कितने ड्रॉप का कितना ड्रॉप हमको मिला, एक ड्रॉप। तो कितना लॉस हो गया इसका -2 H के बराबर, -2 H के बराबर, या इसको ऐसा लिख सकते हैं -2 डेल्टा H के बराबर। तो ये हमारा क्या आ गया अपलिफ्ट प्रेशर एट पॉइंट B। ऐसे ही हम यदि बात करते हैं पॉइंट C पे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट D पे भी निकाल सकते हैं। तो हम किसी भी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा बेसिक था। इसके आगे हमको देखना है सीपेज थ्योरी के बारे में, है ना, कि किस किस तरीके से हमारी जो है जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो हमारा किस किस तरीके से फेल हो जाता है, और उन फेलियर के लिए हमको डिफरेंट थ्योरीज मिली है। जैसे हमारी होती है ब्लिक थ्योरी, लेंस वेटेड थ्योरी, और एक हमारी होती है हॉस्टल थ्योरी, है ना। तो इनकी स्टडी करेंगे, देन हमारे चैप्टर के हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। ओके।